गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग मुझे बता दो कि आवाज मेरी आ रही कि नहीं आपको? वॉइस क्लियर है? नमस्ते भैया, खुश रहो। एक बार बता दो, वॉइस क्लियर है क्या? आवाज क्लियर है? ओके, ठीक है। तो हम लोग थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी पढ़ रहे थे, तो आज ये उसकी लास्ट क्लास होगी, ठीक है? तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में कुछ चीजें बची हैं। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो जी, हेलो। तो ये हम लोग की आज जो है ये लास्ट क्लास होगी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की, ठीक है? तो इसमें हमें रिमेनिंग पोर्शन में क्या क्या बचा है हमें वो पढ़ना है। हमें इसमें पढ़ना है चीलेट इफेक्ट क्या होता है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? और चीलेट इफेक्ट के लिए मेनली जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या था? एंट्रोपी फैक्टर था। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो साइक्लिक इफेक्ट के बारे में, और हम ये पढ़ेंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट कैसे थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, रेजोनेंस से कैसे थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बढ़ जाती है। और फिर हम देखेंगे हिस्टेरिक हिंडेंस थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को कैसे चेंज करता है, डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, ये सारे फैक्टर ये सब। ठीक, तो आज ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और कल की क्लास से हम लोग शुरू करेंगे काइनेटिक इनर्टनेस और काइनेटिक लेबिलिटी। कैसे क्या होता है काइनेटिक इनर्टनेस, क्या होता है काइनेटिक लेबिलिटी, या काइनेटिकली लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं, और कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स काइनेटिकली लेवाइल होगा या फिर इनर्ट होगा, या ज्यादा लेवाइल होगा या ज्यादा इनर्ट होगा। ये सब चीजें हम लोग कल शाम वाली क्लास से पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास ध्यान से सुनो। अभी माइक्रोसाइक्लोफेर को कॉन्सेप्चुअली आप समझो, जैसे एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। हाँ बिल्कुल कर लेना भैया, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना पहले, उसके बाद में बात कर लूंगा, ठीक है? ठीक है अनिल, आप मुझे कॉल कर लेना एक बार, राइट? व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना मेरे नंबर पे, मैं बात कर लूंगा। चलो, तो जैसे हमने पढ़ा, देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे हमने पढ़ा था कि जो चीलेट इफेक्ट है वो मेनली क्या है? एंट्रोपिक फैक्टर है ना। दो फैक्टर होते हैं, राइट? एंट्रोपिक फैक्टर और एंथैल्पी फैक्टर, ठीक है? तो हमें यहाँ पे यही फाइंड आउट करना है कि चीलेट इफेक्ट जैसे हमारा एंट्रोपिक फैक्टर था, तो हमें इसमें देखना है कि जो माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट है वो एंट्रोपिक है या एंथैल्पिक है, वो समझना है पहले। और उससे पहले ये समझना है कि माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है? तो ध्यान से देखते हैं हम लोग। यहां लिख देता हूं मैं, मैक्रो साइक्लिक इफेक्ट। ठीक, तो देखो क्या है इसमें। सिंपल क्या होता है कि साइक्लिक, एक लाइन लिख लेते हैं, साइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, साइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड्स ऑन कॉम्प्लेक्स सेशन विद मेटल कटायन, मेटल और मेटल कटायन फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ध्यान से सुनना, फॉर्म मोर, यहां लिखना जनरली, ठीक है? मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन चीलेटिंग एंड नॉन चीलेटिंग लिगेंड्स, चीलेटिंग एंड नॉन चीलेटिंग लिगेंड्स। मतलब साइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड जो मेटल के साथ या मेटल कटायन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपैरिजन टू उस समय के जब कौन सा हमारा लिगेंड हो? चिलेटिंग लिगेंड हो, या हमारा कौन सा लिगेंड हो? नॉन चिलेटिंग लिगेंड हो, राइट? ठीक है? मोर स्टेबल का मतलब थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, राइट? यहां लिख लेना, जहां भी स्टेबिलिटी की बात कॉमनली की जाए, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात, इसी को बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। सॉरी, दिस इज कॉल्ड, ये जो एक्स्ट्रा या मोर स्टेबिलिटी है, दिस इज कॉल्ड मैक्रो साइक्लिक इफेक्ट। तो एक चीज ध्यान रखना, माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड कौन से हैं? साइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड कौन से हैं? ए साइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड, राइट? तो साइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या है? साइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड वो जिनके पास रिंग पहले से होती है। ए साइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड कौन सा है? ए साइक्लिक वो होता है जो पहले से रिंग नहीं होता, लेकिन जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है तो रिंग बनती है, राइट? तो हमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी किसकी होती है? मैक्रोसाइक्लिक वालों की। उसके बाद किसकी होती है? चिलेटिंग लिगेंड की। उसके बाद किसकी होती है? नॉन चिलेटिंग की। मतलब अगर इन जनरल बोला जाए, एक हमारे पास मेटल कटायन है,
और हमारे पास 3 डिफरेंट लिगेंड है। एक लिगेंड नॉन चिलेटिंग है, एक लिगेंड चिलेटिंग है और एक जो हमारा लिगेंड है वो माइक्रोसाइक्लिक है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा कौन बनाएगा? वो माइक्रोसाइक्लिक। उससे कम स्टेबल कौन बनाएगा? चिलेटिंग। उससे कम स्टेबल कौन बनाएगा? नॉन चिलेटिंग। राइट? क्यों ऐसा होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो इधर ध्यान से, देखो मान लेते हैं हम एक कॉम्प्लेक्स, मान लो एक मेटल कटायन लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, कॉपर का ही लेते हैं, कॉपर 2+ मान लो है, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं हम लोग। देखो इधर हम लेते हैं कॉपर CuH2O4 2+ प्लस एक लिगेंड मैं लिखता हूं यहाँ पर NH2 यहाँ N, यहाँ H, यहाँ N, यहाँ H, यहाँ N, यहाँ H, NH2। ये टेट्राडेंटेट लिगेंड है ना, देखो इधर जरा 1 2 3 4 टेट्राडेंटेट लिगेंड हो गया है ना। अब यहाँ सिंपल जोड़ देते हैं, 4 वाटर यहाँ से निकाल देते हैं, तो Cu यहाँ पे देखो N, यहाँ N, यहाँ N, यहाँ N। बस एक चीज ध्यान देना, देखो यहाँ ऐसे कर देना, एक मिनट, यहाँ N, यहाँ ऐसे, यहाँ हो गया 2+, यहाँ हो गया 4 वाटर। ये कैसा लिगेंड है? ये चिलेटिंग लिगेंड है, ये है चिलेटिंग लिगेंड। सेम इसी कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हम कराते हैं एक माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड के साथ, CuH2O4 2+, एक माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड लेते हैं N N N N और यहाँ पर ऐसे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ इसको जोड़ते हैं ऐसे, तो सिंपल क्या हो जाएगा? Cu यहाँ पर होगा N N, यहाँ पर N हो गया ऐसे ही है, यहाँ हो गया 2+ और यहाँ हो गया 4H2। ये कैसा लिगेंड है? ये है माइक्रोसाइक्लिक। फॉर्मेशन कांस्टेंट मान लेते हैं, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट जो है बीटा, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। ये मान लो बीटा A है और ये बीटा B। तो हमने यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स ड्रॉ किए हैं। एक कॉम्प्लेक्स वो है जो हमारे पास चिलेटिंग है, एक कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास क्या है? माइक्रोसाइक्लिक। ध्यान से दोनों को समझने की कोशिश करो। देखो इधर अगर नंबर देखोगे आप, इधर कितने लोग हैं? एक हमारा ये हो गया, एक हमारा लिगेंड हो गया, कितने लोग हैं? 2। इधर बन कितने लोग रहे? एक ये कॉम्प्लेक्स हो गया और 4 वाटर मॉलिक्यूल, कितने हो गए? 5। इधर देखो एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, एक हमारे पास लिगेंड है, मतलब कितने लोग हैं इधर? 2। बन कितने लोग रहे? इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल और एक हमारा कॉम्प्लेक्स, राइट? कितने लोग हैं? 5। तो दोनों केस में देखो जरा आपको लग रहा होगा कि एंट्रोपी चेंज सिमिलर है। ध्यान से देखो 2 से 5 मॉलिक्यूल इधर जनरेट हो रहा है और 2 मॉलिक्यूल से 5 मॉलिक्यूल इधर जनरेट हो रहा है। दिख रहा है ना? देखो ध्यान से 2 मॉलिक्यूल से 5 मॉलिक्यूल इधर जनरेट हो रहा है और 2 मॉलिक्यूल से 5 मॉलिक्यूल उधर भी जनरेट हो रहा है ना? एक बार ध्यान से देखो, तभी तो आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगा क्या हो रहा है इसमें। और यहाँ जोड़ देना, ये हाइड्रोजन लगा रहेगा, ठीक है? हाइड्रोजन कहीं इसका हटता नहीं है ऐसे। देखो तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो एंट्रोपी चेंज है दोनों केस में लगभग सिमिलर है भाई? 2 मॉलिक्यूल से 5 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल से 5 मॉलिक्यूल, राइट? तो अगर मैं ये बोलूं कि पहले केस में मान लेते हैं, पहले केस में एंट्रोपी चेंज है डेल्टा S1 नॉट और दूसरे में है डेल्टा S2 नॉट, तो आपको क्या लगता है कि डेल्टा S1 नॉट डेल्टा S2 नॉट क्या होगा? सिमिलर। दोनों केस में 2 से 5, पहले वाले में भी 2 से 5, दूसरे वाले में भी 2 से 5, तो दोनों केस में एंट्रोपी चेंज क्या लग रहा है आपको? सिमिलर। एक्चुअली ऐसा है ही नहीं, देखो क्यों, ध्यान सुनो, समझो। ये जो वैल्यू होगी ना, ये ज्यादा होगी कंपैरिजन टू इसके। कैसे? ध्यान सुनो, ये सेम है, वाटर सेम है, यहां जरा ध्यान से देखो,
ये फ्री लिगैंड है, फ्री है, फ्री का मतलब नॉन रिजिड है। क्यों? क्योंकि ओपन सिस्टम है ये, और ये सिस्टम क्या है? क्लोज्ड। तो अगर मैं इसकी इंट्रोपी की बात करूं और इसकी इंट्रोपी की बात करूं तो आप बताइए ज्यादा इंट्रोपी किसमें है? इस वाले में है या इस वाले में है? मतलब हमारे पास जो ये लिगैंड है ये लिगैंड जो चीलेटिंग है उसमें इंट्रोपी है ज्यादा, गुड मॉर्निंग बेटा, या फिर जो हमारे पास माइक्रोसाइक्लिक लिगैंड है किसकी इंट्रोपी ज्यादा है? सब कुछ भूल जाओ आप। हमारे पास ये चीलेटिंग लिगैंड है, हमारे पास है माइक्रोसाइक्लिक। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें इंट्रोपी ज्यादा किसकी है, ये ओपन सिस्टम की है या क्लोज सिस्टम की है? किसकी इंट्रोपी ज्यादा है? कौन ज्यादा इधर उधर घूम सकता है, ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम? अगर दोनों लिगैंड की बात करो तो सिंपल सी बात है, ये रिजिड है, राइट? ये रिजिड है और रिजिड सिस्टम जो है इतना ज्यादा ओपन, इतना ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकता। तो यहां पर जो इंट्रोपी है क्या है? लो। इधर समझो, अगले पेज पे देखो। अगर मैं यहां पर ओपन सिस्टम की बात करूं मतलब पहले वाले की, और यहां मैं क्लोज सिस्टम की बात करूं मतलब दूसरे वाले की, तो यहां क्या है? लो इंट्रोपी, राइट? और यहां क्या है? मोर इंट्रोपी। ठीक है, ध्यान सुनो। इधर जाने पर इधर एक कॉम्प्लेक्स बन गया ए, इधर कॉम्प्लेक्स बन गया बी, 4 वाटर मॉलिक्यूल इधर हैं और 4 वाटर मॉलिक्यूल इधर हैं। आपको नहीं लगता कि इधर इंट्रोपी क्या है? लगभग सेम, क्योंकि दोनों केस में एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है और दोनों केस में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का नंबर क्या है? सेम है। मतलब ये हुआ कि यहां से यहां जाने पर जितनी इंट्रोपी बढ़ी है, यहां से यहां जाने पे मतलब इंट्रोपी दोनों साइड में क्या है? सेम है। ठीक है, क्योंकि 4 वाटर है और कॉम्प्लेक्स बना है। तो अगर डिफरेंस निकालो, ध्यान से देखो, इसकी इंट्रोपी लो है, इसकी इंट्रोपी मोर है। तो अगर आप इधर की इंट्रोपी का इधर की इंट्रोपी से डिफरेंस निकालोगे तो इधर में से ये ज्यादा वैल्यू माइनस होगी ना, और इधर में से ये कम वैल्यू माइनस होगी। तो जब कम वैल्यू माइनस करोगे तो जो डेल्टा H2 आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? मोर। इसकी वैल्यू क्या होगी? लेस। ऐसे समझ लो, मान लो इधर 20 है, इधर भी 20 है, इधर पहले जो है मान लो 10 है, इधर क्या है? 5। तो 20 में से इधर आने के लिए क्या करोगे? 10 माइनस करोगे। इधर 20 में से क्या माइनस करोगे? 5 माइनस करोगे। तो इधर ज्यादा आएगा कि नहीं? क्योंकि आप क्या हो रहा है इसमें, एक सिस्टम की एक तरफ की इंट्रोपी ज्यादा थी और दूसरे तरफ की इंट्रोपी और ज्यादा हो गई, राइट? दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। दूसरा सिस्टम हमारे पास है कि सिस्टम की इंट्रोपी कम है लेकिन जो इंट्रोपी बढ़ रही है वो लगभग उतनी ही है जितनी पहले वाले की है, मतलब इन दोनों की सेम है। तो अगर आप डिफरेंस निकालोगे, इसको मान लेते हैं 20, दोनों की तरफ 20, इसको मान लेते हैं ये पहले 10 रहा होगा और ये क्या था? 5। तो यहां डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा? 15 का डिफरेंस आएगा, और पहले में निकालो कितने डिफरेंस आएगा? 10 का। तो ज्यादा आपको चेंज कहां दिख रहा है? एंट्रोपी में ज्यादा चेंज कहां दिख रहा है आपको? सेकंड वाले में दिख रहा है ना। ध्यान से देखो, सेकंड वाले में डिफरेंस ज्यादा आएगा, मतलब सेकंड वाले केस में देयर इज मोर पॉजिटिव चेंज इन एंट्रोपी। तो सेकंड वाले में क्या है? मोर पॉजिटिव चेंज इन एंट्रोपी। किसमें? जब आप बात करोगे किसकी? मैक्रोसाइक्लिक वाले की। चीलेट वाले में आपको क्या दिखेगा? कम चेंज दिखेगा। मतलब जो एंट्रोपी का गेन है वो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड में ज्यादा है कंपैरिजन टू चीलेटिंग लिगेंड के। ये बात क्लियर हुई? तो मैं लिख सकता हूं यहां पर देयर इज मोर गेन इन डेल्टा एस फॉर मैक्रोसाइक्लिक ligand as compare to चीलेटिंग लिगेंड। इतनी बात समझ में आ रही है? इसमें रटना नहीं कुछ भी, ठीक है? चीलेटिंग लिगेंड that is delta H2 naught is greater than delta S1 naught। ये लिख सकता हूं ना मैं? यस। और अगर अभी हम लोग पढ़े हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। मान लेते हैं थोड़े टाइम के लिए कांस्टेंट, हालांकि कांस्टेंट नहीं है। तो यहां से देखो, जितनी ज्यादा डेल्टा एस नॉट की वैल्यू होगी डेल्टा जी नॉट उतना क्या आएगा? नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा जी टू नॉट विल बी ग्रेटर देन व्हाट? डेल्टा जी वन नॉट। कौन सी वैल्यू? नेगेटिव वैल्यू। और हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है? माइनस आर टी एल एन के, या माइनस डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है? आर टी एल एन के।
तो जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी डेल्टा जी नॉट की, उतना ही ज्यादा क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या उतना ही ज्यादा क्या आएगा, फॉर्मेशन कांस्टेंट, या उतना ही ज्यादा क्या आएगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, राइट। तो देख लो, सेकंड वाले की डेल्टा जी ज्यादा है, इसलिए सेकंड वाले का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा वो भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं K2 विल बी ग्रेटर देन K1, या ये सिंपली क्या है, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है किसका, सेकंड वाली रिएक्शन का, राइट। और एक इसका है फर्स्ट वाली रिएक्शन का स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, चीलेटिंग लिगेंड। सेकंड वाली रिएक्शन में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड। तो यहां से क्या पता चला कि जहां पर माइक्रोसाइक्लिक होगा उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, जहां पर चीलेटिंग होगा उसका फॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा। मतलब चीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस के कंपैरिजन में ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके पास माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड होता है वो थर्मोडायनेमिकली क्या होता है, मोर स्टेबल, राइट। मतलब माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट इज मोर एज कंपेयर टू चीलेट इफेक्ट। तो जब भी कभी ऑर्डर लिखना हो तो सबसे ज्यादा क्या होगा, माइक्रोसाइक्लिक, फिर क्या लिखोगे, चिलेट, फिर क्या लिखोगे, नॉन चिलेट। समझ गए। यहां भी इंट्रोपी में गेन आपको क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। इंट्रोपी में गेन ज्यादा दिखेगा तो डेल्टा जी नॉट में गेन ज्यादा दिखेगा, उसमें गेन दिखेगा तो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी। समझ गए। इसीलिए जो माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड होते हैं या माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाय चीलेटिंग लिगेंड्स। और चीलेटिंग वाले ज्यादा स्टेबल किससे होते हैं, नॉन चीलेटिंग से। ये बात समझ में आई। दोनों जगह, दोनों के केस में इंट्रोपी में गेन है, उसमें भी इसमें भी। जब आप चिलेटिंग से नॉन चिलेटिंग, चिलेटिंग से कॉम्प्लेक्स बनाते हो तब भी इंट्रोपी चेंज होता है, माइक्रोसाइक्लिक से बनाते हो तब भी इंट्रोपी चेंज होता है। तो इंट्रोपिक फैक्टर लिख सकते हो आप। ये बात क्लियर है। तो हम एक चीज लिख सकते हैं ना कि माइक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाय माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाय चिलेटिंग एंड नॉन चिलेटिंग। ये हम लोग कर चुके हैं। थोड़ा सा लेकिन दिमाग पे जोर डालो हल्का सा, जरा ध्यान से देखो। आपको जितना ज्यादा एंट्रोपी चेंज दिख रहा था पहले के केस में, जब आप चिलेटिंग का याद करो, आप आपको राइट साइड में मॉलिक्यूल का नंबर क्या दिख रहा था, ज्यादा। यहां पर क्या है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों केस में मॉलिक्यूल का नंबर क्या है, सेम। देखो जरा इधर देखो, 2 से 5 इधर बना, 2 से इधर 5 बना। तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि एंट्रोपी लगभग सिमिलर है। नो डाउट यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, लेकिन ऐसा आपको नहीं लग रहा कि 2 से 5 पहले में भी बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल से 5 मॉलिक्यूल पहले दूसरे में बन रहा है। तो ऐसा नहीं लगा कि एंट्रोपी नियर अबाउट सिमिलर है, सेकंड वाले की ज्यादा है फर्स्ट वाले से, माइक्रोसाइक्लिक की ज्यादा है चिलेटिंग से, लेकिन लगभग सिमिलर दिख रहा है कि नहीं आपको। आप जब चिलेटिंग का एग्जांपल देखोगे तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा, वहां आपको दिखेगा 2 से या तो 5 बनेगा, अगले में 2 से 6 बनेगा, ऐसे है। पिछले एग्जांपल्स अगर आपको ध्यान हो तो चिलेटिंग लिगेंड में करके देखना, आपको चिलेटिंग लिगेंड में ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिखाई देंगे राइट साइड में कंपेरिजन टू नॉन चिलेटिंग के। लेकिन जब आप माइक्रोसाइक्लिक चिलेटिंग का कंपेयर करते हो ना, तो इधर जितना मॉलिक्यूल होता है, इधर जितना मॉलिक्यूल होता है, दोनों केस में सेम होता है, ठीक है। लेकिन सेकंड वाले में इंट्रोपी चेंज आपको क्या दिख रहा है, ज्यादा पॉजिटिव। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ रिंग्स ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देख लो कितनी रिंग्स हैं, 1 2 3। यहाँ पर कितने रिंग्स हैं, 1 2 3 4। मैं इंट्रोपी के टर्म में बोल रहा हूं, इंट्रोपी देख लो, इधर 1 1, इधर 5, इधर 2 से इधर 5। मतलब इंट्रोपी चेंज है, नो डाउट कि माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट में इंट्रोपी का रोल है उसको थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल बनाने में, जैसे कि चिलेटिंग में था। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कहां था, चिलेटिंग में था, क्योंकि वहां चेंजेस इंट्रोपी में ज्यादा दिख रहे थे हमें, यहां हमें चेंजेस क्या दिख रहे हैं, कम दिख रहे हैं। देखो पहले ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आपको एक्चुअली में मैक्रोसाइक्लिक का मेन रीजन पता चलेगा। फिर से ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ लास्ट टाइम पे। मैं कह रहा हूं कि जब आप चिलेटिंग नॉन चिलेटिंग से कॉम्प्लेक्स बनाते थे तो आपको चिलेटिंग में इंट्रोपी बहुत ज्यादा दिख रही थी चेंज। लेकिन जब आप चिलेटिंग लिगेंड का माइक्रोसाइक्लिक के साथ देखते हो तो ऐसा लगता है कि दोनों तरफ इंट्रोपी आपका लगभग क्या है, सिमिलर है। मतलब माइक्रोसाइक्लिक वाले में इंट्रोपी ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। समझ में आ रहा है, ये समझाना चाह रहा हूं मैं। ठीक, देख लो 2 से 5 इधर है, 2 से 5 इधर है, ठीक है। मतलब इंट्रोपी फैक्टर है जरूर, लेकिन ये उतना ज्यादा नहीं है जितना ये फैक्टर चिलेट वाले में था। अगर ये बात समझ में आ गई तो हम आगे बताते हैं कि इसमें फिर रोल किसका मेजर है।
चलो अब समझो, लिखना मत कुछ भी, पेन रख दो, आराम से बस सुनो, ठीक है? मैं बोर्ड को पूरा छोड़ दूंगा, पर आराम से लिखना, बट समझने की कोशिश करो, ध्यान सुनो मेरी बात। देखो, दो फैक्टर हम देखते हैं, ठीक है? जब भी हम देखते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट, हमारे पास है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। ये फैक्टर हमने देख लिया, ये माइक्रोसाइक्लिक वाले में ज्यादा है, राइट? और चीलेट में ये फैक्टर क्या है, उसके कंपैरिजन में कम। जब चीलेट इफेक्ट देखते हैं तो वहां क्या है, ये लेस वैल्यू है, ठीक है? बात करते हैं इस वाले फैक्टर की, लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहां पर जो दोनों में डिफरेंस है ना, वो लेस है, डिफरेंस इज लेस। क्यों? क्योंकि हमने तभी देखा था 2 से 5 बन रहा था, 2 से 5 बन रहा था। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। अब देखो इधर ध्यान से समझो, लिखना मत कुछ भी, इधर देखो। अब आते हैं इस वाले फैक्टर पर। हमने देखा था जो इंथैल्पी चेंज था, ये क्या था, चीलेट में, चीलेट इफेक्ट की जब बात कर रहे थे, क्या था ये, माइनर फैक्टर ना। चीलेट में मेजर फैक्टर क्या था, एंट्रोपी। अभी मैक्रोसाइक्लिक में देखते हैं, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट में ये आपको फैक्टर क्या दिखेगा, मेजर फैक्टर। मोस्ट केसेस में आपको क्या दिखेगा कि मेजर फैक्टर। जैसे हमने पढ़ा था, ध्यान सुनो, जैसे हमने पढ़ा था कि जब चीलेट इफेक्ट जो होता है उसमें दोनों चीजें होती है, इंथैल्पी फैक्टर भी होता है, एंट्रोपी फैक्टर भी होता है। इसी तरह माइक्रोसाइक्लिक में भी इंथैल्पी फैक्टर भी होगा, एंट्रोपी फैक्टर भी होगा। बट अगर आपको याद हो तो हमने बोला था कि चीलेट इफेक्ट इज प्रीडोमिनेंटली ड्यू टू एंट्रोपी इफेक्ट। माइक्रोसाइक्लिक में ऐसा नहीं है। माइक्रोसाइक्लिक में मेजॉरिटी जो केस होता है वो क्या होता है, वो इंथैल्पिक फैक्टर जो होता है ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि हमारे पास एक माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड है, इसमें इंट्रोपी फैक्टर भी फॉर्मेशन कांस्टेंट को बढ़ाता है, इंथैल्पी फैक्टर भी कांस्टेंट को बढ़ाता है, मेजर फैक्टर कौन है, तो मेजर फैक्टर्स आर मेनली व्हाट, माइक्रोसाइक्लिक में कौन सा वाला, इंथैल्पी, ठीक है? नॉट एजम्पशन बेटा, एजम्पशन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, राइट? मैं आपको लिख के दे, अभी डेटा में लिख दूंगा, आप लिख लेना उसे, जिससे आपको पता रहे, ठीक है? जिससे आप कभी भी जब, ये आपको रटना नहीं है डेटा वो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये डेटा अगर हमारे पास, इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से हमें प्रूफ हुआ है, ठीक है? रटना नहीं उसे, लेकिन वो समझने के लिए कि एंथैल्पी ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है या एंट्रोपी ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है, ठीक है पवित्र? राइट, अभी मैं लिखता हूं, लेकिन पहले मैं आपको समझाऊं कि एंथैल्पी यहां ज्यादा डोमिनेटिंग क्यों है, क्यों इंथैल्पी फैक्टर ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो रहा है जब आप माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट की बात करते हो। तो समझ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास एंट्रोपी था, हमने कंपेयर कर लिया, हमारे पास अगला फैक्टर इंथैल्पी, और हम ये देखेंगे अब कि माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट में इंथैल्पी कैसे मेजर फैक्टर होता है ज्यादातर केसेस में। समझ गए? और मैं आपको भी एक्सपेरिमेंटल डेटा दूंगा, उसे आप कॉपी में लिख लेना, रटना नहीं है उसे, बस जब भी आप उसे देखोगे तो आपको याद रहेगा कि ये जो है ना, ये एजम्पशन नहीं है, ये डेटा है जो कि हमें इंथैल्पी, एंट्रोपी और डेल्टा जी की वैल्यू को बताता है। समझ गए? ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे इंथैल्पी फैक्टर यहां ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया, एंट्रोपी कम डोमिनेटिंग है, वो मैंने आपको पहले समझा दिया कि दोनों केस में 2 से 5 था, 2 से 5 था, तो एंट्रोपी का ज्यादा फर्क नहीं है, इंथैल्पी कैसे ज्यादा डोमिनेटिंग है वो पढ़ना है हमें, ठीक? और मैं डेटा लिख दूंगा, उसे लिख लेना, रटना नहीं है उसे आपको। चलो एक एक करके मैं आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश करो कि हाउ इंथैल्पी इज मेजर फैक्टर इन माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, राइट? हम ये पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं, बट मोस्ट वाली जो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आने आएंगे, क्योंकि एंट्रोपी से तो आ ही चुका है। अब समझने की कोशिश करो, देखो हम दो लिगेंड लेते हैं, कंपेयर करके आपको दिखाते हैं। यहां लिखता हूं मैं, फॉलोइंग फैक्टर्स लीड्स टू मेजर कंट्रीब्यूशन from enthalpy to macrocyclic effect, ठीक है? अब ध्यान सुनो, लिखना मत, देखो इधर पहला पहला फैक्टर देखो, लेस प्री ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी
जब आप एक माइक्रोसाइक्लिक लिगैंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हो और जब आप एक चीलेटिंग लिगैंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हो, तो जो प्री ऑर्गेनाइजेशन, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, प्री ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? मेटल से जुड़ने से पहले जो लिगैंड होता है उसको खुद को ऐसी सिचुएशन में लाना पड़ता है जिससे वो बॉन्ड बना ले। उसी को क्या बोलते हैं? उस सिचुएशन में आने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्री ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना? जैसे जब स्कूल में हम लोग प्रेयर करते थे तो इधर उधर तो नहीं खड़े होते थे ना, हमको एक लाइन में खड़ा होना था। तो लाइन में खड़ा होने के लिए हमको जितना भी एफर्ट लगाना पड़ता है वो क्या है? वो प्री ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी है। इसी तरह जब लिगैंड को मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स करना होता है तो जो लिगैंड खुद को अरेंज करता है कि वो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना ले, तो उसको खुद को अरेंज करने में, उस स्टेट में लाने के लिए जो भी एनर्जी कंज्यूम करनी होती है उसी को बोलते हैं प्री ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। राइट? अब ध्यान से समझो, इधर देखो। अब बताना मुझे कि हमने एक लिगैंड लिया था, ये देखो इधर एक लिगैंड हमने लिया, ये NH2NH, यहां पर NH, रटना नहीं है कुछ भी, ध्यान से देखो। देखो एक ये सिस्टम है, ये भी टेट्राडेंटेट है, 1 2 3 4, और एक हमने एक सिस्टम ये लिया है, ये एक मेटल को यहां फिट होना है, एक मेटल को यहां फिट होना है। आप मुझे बताओ किस वाले को रीअरेंज ज्यादा करना पड़ेगा? किसको रीअरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट है? किसको रिक्वायरमेंट है? किसको? अगर इस मेटल से जुड़ना है इसको, तो किसको ज्यादा इजीली जुड़ेगा? किसको ज्यादा खुद के अंदर चेंज नहीं करना है? इस बी वाले लिगेंड को चेंज नहीं करना है अपने अंदर ज्यादा, या ए वाले को चेंज नहीं करना है? किसको ज्यादा चेंज करना है? फर्स्ट वाले को चेंज करना पड़ेगा खुद को, या सेकंड वाले को? इसको चेंज नहीं करना है खुद को। क्यों? क्योंकि सब लोग ऐसे खड़े हैं, पहला इधर है, दूसरा इधर है, चौथा इधर है, ये अब भाग नहीं सकते ये लोग कहीं, सब लोग रुके हैं ना यहीं पे। इसमें लेकिन क्या है, इसको यहां पकड़ के लाना है, इसको यहां पकड़ के लाना है, इसको इसको क्या करना है? रीअरेंज करना है। तो जब इनको पकड़ के यहां पे लाओगे तो एनर्जी कंजम्पशन क्या होगा? ज्यादा होगा ना, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यस या नो? इसके केस में क्या है, ये लोग पहले से ही रीअरेंज हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहां पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? भाई इस मेटल से जुड़ना है, चारों लोग पास पास में ही है, क्या किसी को लाना पकड़ के? नहीं, खींच के लाओ यहां, खींच के लाओ इधर। इसका मतलब यहां क्या लगेगा? लेस प्री ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। तो बताओ कहां बॉन्ड बनाने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? कहां पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? सेकंड वाले में। फर्स्ट वाले में एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। समझ गए ना? अगर यहां कम एनर्जी लगेगी तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, यहां इंथैल्पी क्या होगा? डेल्टा एच क्या होगा? मोर नेगेटिव। और यहां क्या होगा? डेल्टा एच इसके कंपैरिजन में लेस नेगेटिव। राइट? लेस नेगेटिव। भाई जितना ज्यादा गेन उतना ज्यादा डेल्टा एच नेगेटिव, जितना कम गेन उतना कम नेगेटिव। समझ में आया? यहां आसानी से बन जाएगा तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा, यहां उतनी आसानी से नहीं बनेगा तो आपको फायदा कम मिलेगा। जितना ज्यादा फायदा इसका मतलब उतनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, जितना कम फायदा इसका मतलब उतनी कम नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ इंथैल्पी चेंज आपको क्या दिखेगा? ज्यादा नेगेटिव। और इसके केस में इंथैल्पी चेंज आपको क्या दिखेगा? लेस नेगेटिव। तो इंथैल्पी डोमिनेट कहां कर रहा है? इस वाले में। कहां डोमिनेट कम कर रहा है? इस वाले में। समझ में आया कि माइक्रोसाइक्लिक में इंथैल्पी क्यों ज्यादा डोमिनेट करता है? पहले फैक्टर से, क्योंकि माइक्रोसाइक्लिक में लेस प्री ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी लगती है, क्योंकि लोग पहले से ही ऐसी पोजीशन में हैं तो उनको खुद को ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चिलेटिंग में लोग दूर दूर है, उनको खुद को ज्यादा चेंज करने की जरूरत है। तो इंथैल्पिक फैक्टर कहां ज्यादा डोमिनेटिंग है? माइक्रोसाइक्लिक में। कहां कम डोमिनेटिंग है? यहां पर। ठीक? क्लियर है ना? ओके। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे। तो पहला फैक्टर समझ में आया। दूसरा देखो ध्यान से। दूसरा है जो इंथैल्पी को इफेक्ट करता है, दूसरा फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट बाय ब्रेजिंग ग्रुप। और देखो ये
जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये एक रिसर्च पेपर में है, राइट? ठीक है, तो आप जो नॉर्मल किताब पढ़ते हो ना, जैसे आप हाउस क्राफ्ट पढ़ोगे, हुई पढ़ोगे, या फिर आप अगर एटकिंस पढ़ते हो, उनमें सब में नहीं है ये, तो प्लीज उसमें ढूंढने की कोशिश मत करना, परेशान मत होना। एक मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक आर.डी. हैनकॉक है, जर्नल ऑफ केमिकल एजुकेशन 1992, उस रिसर्च पेपर में दिया है ये, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अगर आपका कभी मन होगा तो उसे पढ़ भी लेना आप। हालांकि वो तब पढ़ना जब आप एग्जाम दे लेना, तब अभी जरूरत नहीं है उसकी। देखो इसमें ध्यान समझो, इससे क्या फर्क पड़ेगा। पहले एक चीज देखो, इधर देखो, हमने 2 लिगेंड लिए थे ना, NH2 NH, यहाँ NH NH2। जरा ध्यान से देखो कितने ग्रुप लगे हैं यहाँ पर, देखो कार्बन, यहाँ पर एक दूसरा ग्रुप हो गया, और 3 लोग हो गए ना। देखो ये भी प्लस आई शो करेगा, ये भी प्लस आई शो करेगा, ये भी प्लस आई शो करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा ना, कार्बन चेन है। हमने चिलेटिंग माइक्रोसाइक्लिक कौन सा लिया था, ये वाला, जैसे यहाँ देखो N N, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। जरा ध्यान से देखो, ये बताओ कि इस वाले में प्लस आई वाले कितने, देखो यहाँ पर कितने प्लस आई वाले हैं, एक ग्रुप ये हो गया, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, 3 हुए ना भाई। ये CH2 CH2, ये CH2 CH2 CH2, ये CH2 CH2, इसमें देखो कितना है 1, ये भी प्लस आई शो करेगा, ये भी प्लस आई शो करेगा, ये भी प्लस आई शो करेगा, ये भी प्लस आई शो करेगा। तो यहाँ कितने हैं 4 ऐसे सिस्टम है, यहाँ कितने हैं 3 ऐसे सिस्टम है। दोनों के पास डोनर एटम कितने हैं 4, यहाँ भी 4 डोनर एटम, यहाँ भी 4 डोनर एटम, चीलेटिंग में भी 4 डोनर एटम, माइक्रोसाइक्लिक में भी 4 डोनर एटम। लेकिन जब आप माइक्रोसाइक्लिक बना दोगे तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ब्रिजिंग ग्रुप जुड़ जाएगा। देखो यहाँ एक्स्ट्रा जुड़ा है ना, ये बाकी सेम ही है सब कुछ, बस एक्स्ट्रा मैंने जोड़ दिया इसको, एक्स्ट्रा जोड़ने से क्या हो गया माइक्रोसाइक्लिक। तो आपके पास एक एडिशनल ऐसा ग्रुप जुड़ गया जो क्या शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर इतनी बात? मतलब यहाँ पे प्लस आई वाले कितने हैं 3 सेट है, यहाँ पे प्लस वाले कितना है 4 सेट है। अब बताओ अगर प्लस आई वाला होगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी, जिसके साथ प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप ज्यादा होता है उसके पास क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यस या नो? भाई जिसके पास आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो डोनर एबिलिटी होगी क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर डोनर एबिलिटी। अगर डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी तो मेटल के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्गर। कैसे भाई, जितना ज्यादा डोनेट करेगा इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ज्यादा इससे इंटरेक्ट कर रहा है, जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा बॉन्ड उतना क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर। तो मैं लिख सकता हूं स्ट्रॉन्गर द मेटल लिगेंड बॉन्ड, और ये जितना ज्यादा होगा उतनी क्या होगी, मोर इंथैल्पी गेन या मोर चेंज इन इंथैल्पी, क्योंकि इंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है, मोर गेन इन डेल्टा एच इसके कंपैरिजन में। तो इस फैक्टर से भी आप बता सकते हो कि जब आप एक माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड लेते हो और एक चीलेटिंग लिगेंड लेते हो तो इंथैल्पी गेन कहां ज्यादा होता है, माइक्रोसाइक्लिक में, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा आई प्लस, एक्स्ट्रा ऐसा ग्रुप आएगा जो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। डोनर एबिलिटी दोनों की बराबर है, साइकिल बनाओगे तो एक तो एक्स्ट्रा आना ही होगा ना, तो बस वो जब एक्स्ट्रा आएगा तो डोनर एबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां से भी देखो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा कंपैरिजन टू इसके, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड उतना गेन इन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी चेंज यहां से भी आपको, एक तो फैक्टर मैंने दिखाया प्री ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा फैक्टर दिखाया मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो पहला फैक्टर भी एंथैल्पी को डोमिनेट कर रहा है, दूसरा फैक्टर भी एंथैल्पी को डोमिनेट कर रहा है। समझ गए? तो समझ में आया एंथैल्पी डोमिनेटिंग क्यों होता जा रहा है, एक तो डोमिनेट किया पहले वाले फैक्टर से, लेस प्री ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड यहां से डोमिनेट कर रहा है जब आप एक्स्ट्रा ग्रुप लगाओगे। और एक चीज देखो, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि एंथैल्पी जो है वो कहीं ना कहीं सीएफएससी से भी रिलेटेड है। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं इसकी सीएफएससी की बात करूं, इस लिगेंड की, इसकी सीएफएससी क्या होगी, लो, और इस लिगेंड की सीएफएससी क्या होगी, ज्यादा। क्यों? अरे क्योंकि जितना अच्छा डोनर होता है, जितना बढ़िया मेटल लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन होता है, डेल्टा वैल्यू उतनी क्या होती है, ज्यादा, और जितनी ज्यादा डेल्टा होती है सीएफएससी उतनी क्या होती है, ज्यादा। इंटरेक्शन कहाँ अच्छा है, इस वाले में, कहाँ नहीं अच्छा है, इस वाले में, इसलिए इसकी सीएफएससी क्या आएगी, ज्यादा, इसकी सीएफएससी क्या आएगी, कम। और सीएफएससी भी एक तरह से क्या है,
ये भी इंथैल्पी वाला ही तो पैरामीटर है। तो डोनरेबिलिटी बढ़ेगी तो सीएफएससी बढ़ेगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, सीएफएससी, ये कुल मिला के दोनों क्या है, ये एक तरह से इंथैल्पी फैक्टर है। समझ गए? तो ये लोग जो है इंथैल्पी फैक्टर को डोमिनेट करा रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक, चलो 2 फैक्टर हो गया। एक फैक्टर और देखो, मैं आपको वो फैक्टर बता रहा हूं जो इंथैल्पी को डोमिनेट करता है। तीसरा देखो, ध्यान से समझना। देखो, मान लो यहां पर हम ऐसे लगा रहे हैं, ध्यान से देखो इधर, ऐसे एक हमारे पास ये है, ऐसे ऐसे बना था, और एक हमारे पास माइक्रोसाइक्लिक है ऐसे। माइक्रोसाइक्लिक में सारी की सारी साइकिल बनेंगी। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें और इसमें रिपल्सन देखना है, ठीक है, और इसमें और इसमें रिपल्सन देखना है, ठीक, 2 एटम में ले लेते हैं, यहां इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। मुझे जरा बताओ, ए और बी में से रिपल्सन कहां ज्यादा होगा 1 2 में? ए में ज्यादा होगा या 2 में ज्यादा होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि रिपल्सन देखो इसमें इसमें और इसमें इसमें, तो बी में रिपल्सन ज्यादा होगा कि ए में रिपल्सन ज्यादा होगा? फर्स्ट में ज्यादा होगा ना। क्यों? क्योंकि ये उतना रिजिड नहीं है, तो ये फ्लेक्सिबल थोड़ा है, तो ये इधर उधर हो सकता है ऐसे। भाई बगल बगल के एटम है, अब ये बंधा तो है ही नहीं यहां से कि बंध गया हो, रिजिड हो गया हो, तो इनमें आपस में रिपल्सन हो सकता है कि नहीं? लेकिन यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर एक ब्रिज बना हुआ है, ये इसको पास नहीं आने देगा, न इसको दूर जाने देगा, इसको पास थोड़ी आने, क्योंकि ब्रिज है ना बीच में, तो ये ऐसे ऐसे तो कर नहीं सकता। लेकिन पहले में तो ये इधर की तरफ भाग सकता है, इधर की तरफ भाग सकता है, तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? मोर रिपल्सन। यहां इनके बीच में क्या दिखाई देगा आपको? लेस रिपल्सन। तो अगर यहां मोर रिपल्सन है, यहां लेस रिपल्सन है, जितना ज्यादा रिपल्सन होगा ये बॉन्ड उतना क्या होगा, कमजोर होगा कि नहीं? राइट? तो वीक बॉन्ड होगा कि नहीं? और यहां रिपल्सन नहीं है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बॉन्ड जितना वीक होता है, डेल्टा एच उतनी कम होती है, डेल्टा एच क्या होगा, लेस नेगेटिव। यहां डेल्टा एच क्या होगा, मोर नेगेटिव। तो यहां से भी आपको नहीं लग रहा कि डेल्टा एच यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है? समझ रहे हो? तो डेल्टा एच आपका ज्यादा है कहां पे, यहां पे भी ज्यादा और वहां पे भी ज्यादा है। तो 3 पैरामीटर हुए जिससे आपको यह पता लग रहा है कि डेल्टा एच की वैल्यू माइक्रोसाइक्लिक में काफी ज्यादा है कंपेरिजन टू चीलेटिंग के। ठीक, और ये सिर्फ माइक्रोसाइक्लिक में उनकी बात नहीं है जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कोऑर्डिनेशन वाले में, ये उसकी भी बात है। जब आप पढ़ते हो ना एल्कली मेटल्स पढ़ते हो, एल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ते हो, तो आप पढ़ते हो वहां पर क्राउन ईथर्स, है ना, वहां पे आप पढ़ते हो क्रिप्टेट्स, वहां पे पढ़ते हो एजा क्राउन, वहां सब जगह भी यही आपको इफेक्ट दिखाई देगा। तो क्रिप्टेट इफेक्ट भी इसी तरह, क्रिप्टेट इफेक्ट में भी जो है वो इंथैल्पिक फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एंट्रोपिक के कंपैरिजन में। समझ गए? तो प्री ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी हमने देख लिया, राइट, हमने डोनरेबिलिटी देख लिया, बढ़ गई, हमने रिपल्सन देख लिया, सारे के सारे फैक्टर एक तरह से क्या करते हैं, इंथैल्पी फैक्टर को जो है बढ़ा रहे हैं वो। ठीक, क्लियर है? और ज्यादा स्टेबिलिटी का एक रीजन और लिख सकते हो आप, देखो समझो, इधर एक चीज और समझो। तो ये 3 फैक्टर जो है हमारे पास, इनसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा इंथैल्पी है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, जो एंट्रोपी है हमारा वो कम डोमिनेटिंग है। तो मैं एक जो भी मैं बोलने वाला था मैं आपको अब आगे समझाता हूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, above factors suggest more dominance of enthalpy effect as compared to entropy effect in macrocyclic effect मेनली, या मोस्ट कॉमनली लिख देना। तो ज्यादातर जो माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स होते हैं उनके केस में जब आप देखोगे तो आपको ज्यादातर ये फैक्टर दिखेगा। ठीक है?
चाहे मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट की बात करो या क्रिप्टेड इफेक्ट की बात करो, दोनों केस में सेम आपके साथ ही है। ठीक, समझ गए? तो एक दो चीजें हमने सीखी कि मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस या कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाय मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स आर थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन चीलेटिंग एंड नॉन चीलेटिंग। सेकंड हमने सीखा कि मेजॉरिटी ऑफ जो मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड होते हैं, वहां पर जो मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होता है क्या होता है? इंथैल्पी होता है, ना कि एंट्रोपी होता है। ठीक है, जबकि हमने चीलेटिंग में क्या पढ़ा था कि वहां जो मेजर डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है? वो एंट्रोपी है। इंथैल्पी जो है उतना डिसाइडिंग नहीं होता। नहीं, क्यों बढ़ेगा? ट्राइन लिगेंड में डिक्रीज करेगा ना। ठीक है, राइट। और मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल डेटा दे दे रहा हूं दो कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, रटना नहीं है उसे, फिर से बता रहा हूं, वो रटना नहीं है। उस डेटा से आपको ये पता चलेगा कि इंथैल्पी डोमिनेटिंग है, एंट्रोपी कम डोमिनेटिंग। फिर से कह रहा हूं, डेटा आपको रटना नहीं है, लेकिन आप जब कभी किताब खोल के देखोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, इंथैल्पी डोमिनेटिंग है, एंट्रोपी कम डोमिनेटिंग है। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो आपको इंथैल्पी का फैक्टर ज्यादा दिखेगा, एंट्रोपी का फैक्टर आपको कम दिखेगा। राइट, फिर से कह रहा हूं, आपको याद नहीं करना उसे। क्लियर इतनी बात? लिखोगे, रटना नहीं है उसे, बस उसे आपको देख के समझना है कि हाँ ठीक है, देखो ये जो फैक्टर है यहाँ यहाँ ऐसा हो गया। बताओ, लिखना है उसे? बोलो। हाँ, लिख लो। रटना नहीं है उसे, सिर्फ उसको देख के बस ध्यान आना चाहिए, हाँ ठीक है ये डेटा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैं लिख देता हूँ, देखो मुझे भी नहीं याद है, तुम्हें भी रटना नहीं है उसे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इधर, दो कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ, फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यूज लिख देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं, थर्मोडायनेमिक कंट्रीब्यूशन, थर्मोडायनेमिक कंट्रीब्यूशन टू मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, टू मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट in complexes of tetraeder microcycles। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रटना नहीं है इसे, ये सिर्फ इसलिए मैं लिखवा रहा हूं कि आपको पता रहे कि नहीं जो मैं बात बोल रहा हूं ना सही भी है। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, रटना नहीं है इसे, कुछ नहीं याद वाद नहीं करना, बस देख लेना, तो आपको थोड़ा ध्यान रहेगा कि हाँ जो बात है सही है। चलो मैं इधर लिखता हूं मेटल आयन, लिख लो साथ में, इधर लिखो मेटल आयन, इधर लिखते हैं मेटल कॉपर। ठीक है, इधर लिखते हैं हम निकेल +2 में। राइट, दो का मैं ले लेता हूं, इधर लिखता हूं मैं 14N4, इधर मैं लिखता हूं 232TeT। ये कुछ नहीं है, ये जो हमने बनाया, इधर देखो, इधर इधर देखो, ये जो है ना, ये है 232 टेट बोलते हैं इसको, और ये जो है ये है 14N4, वही लिगेंड है जो मैं यहां लिखा हूं, 14NN4 या 14N4। ठीक है, तो जो लिगेंड हमने लिया उसी का नाम लिख रहा हूं मैं इधर। अब इधर देखो, मैं इधर लिखता हूं डेल्टा एच, ध्यान से देखना मेरी बात, डेल्टा एच, पहले इंथैल्पी फिर एंट्रोपी। देखो यहां पर है इंथैल्पी फैक्टर, अगर लिखोगे तो -32.4 -27.7, कॉपर के लिए। निकल के लिए है -24.1 और इसके लिए है -18.6। ठीक है, इंथैल्पी देखते हैं, इंट्रोपी फैक्टर देखो, देखो इंट्रोपी, इंट्रोपी पहले के लिए क्या है 13, दूसरे के लिए भी क्या है 13, और इसके लिए क्या है 8, इसके लिए क्या है 10। डिफरेंस निकालो इधर, इधर इधर कितना डिफरेंस आएगा, -4.7, इधर है -5.5। ठीक है, और इधर निकालोगे तो क्या आएगा 0, इधर आएगा -2। जरा देखो डिफरेंस कहां पे ज्यादा आ रहा है, कौन सी वैल्यू ज्यादा डोमिनेटिंग दिख रही है आपको? दोनों के केस में मैंने इंथैल्पी एंट्रोपी लिखा है। पहले केस में इंथैल्पी में डिफरेंस देखो -4.7, और पहले केस में देखो कितना है एंट्रोपी में 0।
दूसरे केस में निकल वाले में देखो, निकल वाले में इंथैल्पी में कितना है -5.5 और एंट्रोपी में कितना है -2। ज्यादा डोमिनेटिंग कौन दिख रहा है आपको, ज्यादा वैल्यू किसकी दिख रही है? इंथैल्पी में 4.7 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5.5 है, यहाँ 2 है, तो ये है ना मेजर फैक्टर। कौन सा वाला? और ये क्या है? ये माइनर है या लेस कंट्रीब्यूटिंग है। समझ में आया? ठीक है, रटना नहीं है ये। और ये कहां से लिया है हमने? या मैं रिसर्च पेपर का नाम लिखता हूं, आरडी हैनकॉक, राइट, जर्नल ऑफ केमिकल एजुकेशन, जर्नल ऑफ केमिकल एजुकेशन 1992, 1992 का रिसर्च पेपर है। सब कुछ वहीं से है ये, ठीक है। नहीं, ये एक्चुअली आपको एसीएस का पेपर है एक्चुअली, ये अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का। तो अगर आपका कोई दोस्त जो है वो अगर है, एक काम करना, मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास है, ठीक है। आपका कोई दोस्त अगर कहीं पे रिसर्च कर रहा है तब आपको मिल जाएगा, और या फिर एक दो साइट्स है वहां से, बट मुश्किल है थोड़ा। बट अगर आपका कोई जानने वाला है तो फिर उससे बोल देना, आप सर्च करके दे देगा, आपको एक्सेस चाहिए इसके लिए, ठीक है। नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा, एसीएस के पेपर जनरली नॉर्मली आपको नहीं मिलेंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा माइक्रोसाइक्लिक के बारे में, ठीक है। माइक्रोसाइक्लिक मोर स्टेबल चिलेटिंग, और चिलेटिंग मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटिंग। कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक दो डेटा मैं और दे सकता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, मैं बार बार लिखा हूं, रटना नहीं से, बस समझना है। दोनों केस में ये एक्सपेरिमेंटल डेटा, ये हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। हाँ बेटा, 8 PM पे होती है इवनिंग में रिएक्शन मैकेनिज्म, और मॉर्निंग में होती है बाय इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो कल हम लोग बाय इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे विटामिन B12 के बारे में। हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, मैकेनिज्म, और हमें क्वेश्चन करना है प्रीवियस ईयर के। बाकी कॉन्सेप्ट पढ़ना कि कोबाल्ट ही क्यों है यहाँ पर, पोरफायरिन यहाँ पर क्यों है, एक्सियल लिगैंड का रोल क्या है, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ज्यादा क्यों नहीं है, यही वाला क्यों है, तो वो हम कल पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअली। चलो, तो समझ में आया? तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो, अब एक दो चीजें और बचती है इसमें। हमने क्या क्या पढ़ लिया? नेचर ऑफ मेटल कैटायन पढ़ लिया थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में, हमने पढ़ लिया चिलेट इफेक्ट, हमने पढ़ लिया माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, ठीक। अब दो फैक्टर और लिखते हैं हम लोग जल्दी से। फैक्टर अफेक्टिंग थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में एक चीज है रिजोनेंस इफेक्ट, जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है। देखो, हमने क्या पढ़ा है कि जो 5 मेंबर, ध्यान सुनो, हमने पढ़ा है कि जो 5 मेंबर रिंग्स होती हैं, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके पास 5 मेंबर रिंग है, दे आर थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग 6 मेंबर रिंग। ये हमने पढ़ा है कि complexes containing 5 membered rings are more stable than complexes containing 6 membered ring। ये बात मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के लिए सही है। लेकिन अगर आपके पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है, आपके पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है, दोनों में डोनर एटम अगर सेम है, 5 वाला जो है रिजोनेट, 5 वाले में रिजोनेंस नहीं है और 6 वाले में रिजोनेंस है, तो जहां पर रिजोनेंस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। सुनो, मैं लिखता हूं इधर, हमने क्या पढ़ा है? 5 मेंबर्ड वाला, लिखना मत, पहले ध्यान से देख लो जिससे आपको, और मुझे लगता है बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लेके आ सकता है। 5 6 में क्या होगा? 5 वाला मोर स्टेबल। लेकिन अगर एक 5 मेंबर्ड है, और यहां पे लिख लेना नॉन कॉन्जुगेटेड, ठीक है, अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो बात सही है, और अगर एक 6 है, और ये क्या है यहाँ पर? कॉन्जुगेशन, 6 वाले में कॉन्जुगेशन है। 6 वाले की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 6 होगा तो बेटर कॉन्जुगेशन होगा या रिजोनेंस, तो 6 वाला क्या होता है? मोर स्टेबल। समझ गए? ये किसकी बात हम कर रहे हैं? स्टेबिलिटी की। क्यों ऐसा होता है? आपको पता है रिजोनेंस जो होता है वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। एज रिजोनेंस, क्यों ऐसा हुआ? लीड्स टू इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। क्या होता होगा भाई? मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी ज्यादा रहती होगी, कभी डिलोकलाइज होकर कम आती होगी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो वो क्या करता होगा? सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। ये तो जानते हो ना, रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये तो क्लियर है ना आपको। तो अगर दोनों के दोनों में रेजोनेंस नहीं है तो 5 मेंबर्ड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग 6 मेंबर्ड रिंग। अगर एक 5 एक 6 है
और अगर एक 6 वाला कॉन्जुगेटेड है तो जो कॉन्जुगेटेड वाला होगा भले वो 6 मेंबर्ड है उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है बात? एग्जांपल में लिख देता हूं, देखो इधर एक मैं, आप देखो इसको, देखो ध्यान से, ये ऑक्सलेट है ना, ऑक्सलेट, और यहां पे मैं लिखता हूं मैं एसी एसी एसिटाइल स्टोनेटो CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O माइनस CH3। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं CH3CO CH, ऐसे कर देता हूं O CH O CH3, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं बताओ इसे? ये कॉन्जुगेशन है ना, देखो इधर, ये इधर आया, इधर गया, इधर गया, ठीक है, कॉन्जुगेशन है ना सिस्टम में। और ये कितने मेंबर रिंग बनाएगा, देखो इधर, अगर मैं मेटल को यहां रखूंगा, इधर देखो, मान लो मैं मेटल को यहां रखूंगा, कितने मेंबर रिंग बनेगी, देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, कितने मेंबर्ड है ये, 6 मेंबर्ड रिंग। और यहां मैं रखूंगा अगर मेटल को, तो यहां कितने मेंबर बनेगी, 1 2 3 4 5, ये कितने मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड। जनरली क्या होता है, 5 वाला मोर स्टेबल देन 6, लेकिन क्या इसमें कॉन्जुगेशन है क्या, पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां पर पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल है, ये होगा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर। भले 6 मेंबर देंगे लेकिन फिर भी क्या है, कॉम्प्लेक्स होगा, वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया? एग्जांपल के लिए यहां पर ले लेते हैं कॉपर, यहां भी ले लो कॉपर। तो अगर आप एक कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनाते हो ऑक्जेलेट के साथ, और एक आप कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनाते हो किसके साथ, ACAC के साथ, तो जो ACAC का कॉम्प्लेक्स होगा, जो ACAC का कॉम्प्लेक्स होगा, उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑक्जेलेट वाले से क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि यहां क्या है, कॉन्जुगेटेड है ये, ठीक है। और देखो इधर ध्यान से, इधर देखो, थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको, ऐसे दिखा सकते हैं हम ना, CH3 डबल बॉन्ड, देखो इधर CHCO माइनस मेटल, तो देखो इधर ये जो है ना, ये 2 बॉन्ड बना सकता है यहाँ पे, कैसे, एक तो सिग्मा से डोनेट करेगा, दूसरे पास लोन पेयर है, तो देखो इधर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेटेड है कि नहीं भाई, मेटल की डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगी बॉन्डिंग में, मेटल की बैक एंड डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन की जो है, जो डोनर ऑर्बिटल है वो, तो कॉन्जुगेशन तो हो गया ना। देखो यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा नॉर्मल तरीके से, पाई बॉन्ड कैसे बना है, इसके पास जो फील्ड ऑर्बिटल है उससे बन जाएगा। तो पूरा सिस्टम देखो 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड है और कॉन्जुगेटेड है, और आपको पता है 6 मेंबर्ड कॉन्जुगेटेड रिंग, बेंजीन पढ़े हो ना आप, है ना, तो डीलोकलाइजेशन क्या होगा, बेहतर होगा, ठीक, समझ गए, क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, और देख लो यहां पर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। क्या देख ध्यान रखना है आपको, डोनर एटम सेम होना चाहिए, राइट, डोनर एटम सेम होना चाहिए सिस्टम में। बस ध्यान रखना कि एक हमारे पास नॉन चिल, एक हमारे पास नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, दूसरा क्या हो, कॉन्जुगेटेड। क्लियर इतनी बात? आप यहाँ पे कॉपर का कॉम्प्लेक्स ले लो, बेरिलियम का कॉम्प्लेक्स, दोनों केस में जो है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा आएगी जो 6 मेंबर, बट ध्यान रखना डोनर एटम सेम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंपेयर तभी करोगे। चलो, तो आपने रेजोनेंस वाला भी समझ लिया, और मैंने एग्जांपल भी दिया, कॉपर का कॉम्प्लेक्स ले लेना, कि कॉपर का कॉम्प्लेक्स अगर आप बनाते हो ऑक्जेलेट के साथ, कॉपर का कॉम्प्लेक्स अगर आप बनाते हो ACAC के साथ, तो यहां जो है K की वैल्यू ले लो, यहाँ K की मान लो K1 K2, तो ये ज्यादा होगा, किसका फॉर्मेशन, सॉरी कॉपर वाले का फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा, एक मिनट उल्टा कर दिया ना, ACAC वाले में जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा वो ज्यादा होगा, ऐसे, ठीक है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, आपको ज्यादा डीलोकलाइजेशन स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक, क्लियर थी बात। चलो, तो हमने पढ़ लिए 4 फैक्टर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में, नेचर ऑफ मेटल आयन, चिलेट इफेक्ट, माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, क्लियर।
हाँ, डोनर एटम, देखो बेटा डोनर एक्चुअली देखो मैं डोनर एटम सेम होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां से आप जो प्रिडिक्शन है ना वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से कर सकते हो, क्योंकि डोनर एटम भी तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को चेंज करता है ना। डोनर एटम भी तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को चेंज कर सकता है ना। तो अगर आप डोनर एटम को सेम रखोगे तो रेजोनेंस इफेक्ट को आप बेहतर समझ सकते हो। अगर आप डोनर एटम बदल दोगे फिर आपके पास मल्टीपल सिस्टम हो जाएगा, राइट? ठीक है ना, समझ गए? क्लियर इतनी बात? अगर आप किसी भी सिस्टम में कंपेयर करना चाहते हो तो बाकी फैक्टर को कांस्टेंट रखना चाहिए ना। अगर कांस्टेंट रखना चाहिए तो इसका मतलब सिंपल, अगर कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखोगे तभी तो बाकी चीजों को प्रॉपर तरीके से कंपेयर कर सकते हो। इसलिए हमेशा प्रॉपर आपको सेम रखना होता है कंपेयर के लिए, ठीक है, राइट? चलो अब एक और फैक्टर देख लेते हैं, दो फैक्टर हमारे पास है, उसके बाद ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का काम खत्म। और कल जो शाम को क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिकली लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और कैसे बताएंगे कि काइनेटिकली लेबाइल और काइनेटिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। ठीक, मेटल अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज है ना मेटल पे, नेगेटिव चार्ज है, वो तो डिपेंड करेगा ना कि आप देखो, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो लिगैंड है वो कैसा है, वो पाई एक्सेप्टर है या पाई डोनर है। तो एसी के पास तो नेगेटिव चार्ज था, अब नेगेटिव चार्ज होगा तो अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर मान लो आपका जो लिगैंड है वो पाई एक्सेप्टर वाला है, उसके पास बैकेंट ऑर्बिटल है, तो फिर वो आपके लिए लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज्यादा सुटेबल होगा। लेकिन ये इतना जरूर है कि जहां पर रेजोनेंस है उसकी स्टेबिलिटी एक ऐसे सिस्टम से कम ज्यादा होगी जहां पर रेजोनेंस नहीं है। देखो एक चीज समझो, जब भी दो चीजों को किसी एक फैक्टर के बेसिस पे कंपेयर किया करो ना तो बाकी चीजें सेम रखा करो। आप खुद से सोचो कि अगर आप सारी प्रॉपर्टीज को बदल दोगे तो आपको क्या पता कि कौन सी वाली डोमिनेट कर रही है। आप देखो ना, मैंने एग्जांपल में लिया तो दोनों केस में मैंने नाइट्रोजन डोनर लिए, दोनों केस में नाइट्रोजन डोनर लिए थे ना, लिगेंड लिए थे ना, जिससे जिससे कि जो पर्टिकुलर सिस्टम है उसमें एटलीस्ट हमें नाइट्रोजन के बारे में तो ना सोचना पड़े, हमको एंट्रोपी एंथैल्पी के बारे में सोचना पड़े। ठीक है, इसलिए कंपेयर ऐसे किया जाता है बेटा। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप कोई भी ढंग का एक आर्टिकल पढ़ोगे या बुक पढ़ोगे तो वहां पर जो है आपको ये दिखेगा, वहां पर आपको कॉमनली दिखेगा कि जब कंपेयर किया जाता है तो और फैक्टर को कांस्टेंट रखा जाता है, तभी आप कंपेयर उस फैक्टर के बेसिस पे कर सकते हो। ठीक, चलो एक और फैक्टर है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में, वो देख लेते हैं, हिस्टेरिक फैक्टर। राइट, अब आपको पता है अगर हिस्टेरिक हिंडेंस बढ़ेगा तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। कॉमनली होता ना, एज हिस्टेरिक फैक्टर या हिस्टेरिक हिंडेंस इंक्रीजेस क्या बढ़ेगा, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, राइट। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, देखो इधर एक मैं एग्जांपल लेता हूं, ये यहां पर देखो, एक हमारे पास लिगेंड ये है और एक हमारे पास लिगेंड ये है। यहाँ पे CH3 लगा दूं मैं और यहाँ पर निकल ले लेता हूं, ठीक है, कोई भी मेटल ले लो 3D सीरीज का। तो आप मुझे बताओ कि डोनर एटम ये है, डोनर एटम ये है, यहाँ डोनर एटम ये है, यहाँ डोनर एटम ये, मान लेते ये कॉम्प्लेक्स ए है, ये कॉम्प्लेक्स बी, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें, किसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी, फर्स्ट वाले में, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट का ऑर्डर हो जाएगा। बट ध्यान रखना कि जो स्टेरिक हिंडेंस कर रहे हो ना वो डोनर एटम के आसपास हो, मतलब या तो डोनर एटम पे लगा हो या तो बगल वाले पे, क्योंकि बहुत दूर कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि डोनर एटम ही तो डायरेक्टली जुड़ता है, आप बहुत दूर कर दोगे उसका कोई असर नहीं होगा, तो ये रिपेल करेगा। ठीक है, यहाँ ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, तो ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट का ऑर्डर हो गया, इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा, बस सिंपल है ये तो बहुत आसान है। ठीक, लास्ट फैक्टर हमारे पास बचता है जो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है, वो हम लोग इनडायरेक्टली पढ़ चुके हैं उसे, वो है नेचर ऑफ लिगेंड। इनडायरेक्टली हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको 2 लाइन में समझा देता हूं। नेचर ऑफ लिगेंड, जैसे हमने पढ़ा था नेचर ऑफ मेटल, राइट, उसमें इरविंग विलियम सीरीज पढ़ी थी हमने,
हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी में, चीलेट हम लोग पढ़ चुके हैं, मैक्रोसाइक्लिक पढ़ चुके हैं, हिस्टेरिक पढ़ चुके हैं हम लोग, रेजोनेंस पढ़ चुके हैं। तो ये होता है ना, प्लस आई इफेक्ट अगर होगा भैया, अगर प्लस आई इफेक्ट होगा तो डोनर एबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा डोनर एबिलिटी बढ़ जाएगी, तो जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। ठीक है, देखो इधर समझो, नेचर ऑफ लिगेंड में पता चलेगा, इधर देखो, एक लिख देते हम लोग बेसिसिटी ऑफ लिगेंड, यहां से समझो। एक बात बताओ, ये मैं बोल सकता हूं ना कि जिसके पास प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है वो ज्यादा बेसिक होगा, प्रीवियस एग्जांपल में। अच्छा, कहां पर? अरे भैया ये दूर है एक तो पहली बात, ठीक है, जितना ज्यादा रिपल, एक बात बताओ, प्लस आई इफेक्ट कितना ज्यादा डोमिनेटिंग होता है? क्या प्लस आई इफेक्ट रिपल्सन पे डोमिनेट कर लेगा? अगर ऐसा हो, रिकी ध्यान सुनो, अगर ऐसा हो तो फिर कुछ करना ही नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ही नहीं, हर जगह CH3 लगाते रहो, स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों आएगा, डोनरेबिलिटी लगाते रहो। हाँ माइनर इफेक्ट है वो, ठीक है, बिल्कुल। और पास में रहेगा तो आपको क्या लगता है कि यही दो लोग होंगे क्या? अरे ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगी तो बाकी लोग भी जुड़ेंगे तो रिपल्सन बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कहां पे थे हम लोग? हाँ, बेसिसिटी ऑफ लिगेंड। अब बात बताओ, यहां मैं लिख सकता हूं ना, मोर द बेसिसिटी या मोर द बेसिक कैरेक्टर, ये बताओ जितना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा लिगेंड का, इसका मतलब उसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी या कम? मैं बोलूं कि एक चीज बेस है, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज्यादा होगी या कम होगी? क्या होगा? मोर डोनर एबिलिटी, और जितना ज्यादा डोनर एबिलिटी होगी मेटल लिगेंड बॉन्ड उतना क्या आएगा, स्ट्रोंगर, और जितना ज्यादा मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रोंगर होगा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी? मोर। तो ऐसा लिख सकते हैं ना कि अगर अच्छा डोनर होगा, ज्यादा बढ़िया बेसिक कैरेक्टर है डोनर देने वाला, तो जनरली क्या होगा, जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होगी वो ज्यादा, ठीक है। यहाँ लिख लेना जनरली, जनरली मतलब ऐसा नहीं, दुनिया में जितने लोग हैं सब पे बात सही है, क्योंकि कहीं कहीं कुछ और भी फैक्टर होता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केस में अगर देखोगे, नॉर्मल लिगेंड में अगर आप देखोगे जहां पर कोई तामझाम नहीं है, माइक्रोसाइक्लिक नहीं है, इंडक्टिव चीलेट इफेक्ट नहीं, ये सब अगर नहीं है, नॉर्मल लिगेंड्स को आप लेते हो तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं एक 3D सीरीज का कोई मेटल लेता हूं, एक 3D सीरीज का मेटल में लेता हूं, ठीक है, M2+ आयन कोई भी ले लो आप, 3D सीरीज का कोई भी मेटल, और यहाँ पे मैं अमोनिया ले लूं और वाटर ले लूं और F-, मुझे बताओ ज्यादा अच्छा डोनर कौन है, ज्यादा बेसिक कौन है? ज्यादा बेसिक यही तो है, क्योंकि नाइट्रोजन है, ये कम बेसिक हो गया क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये और कम बेसिक हो गया क्योंकि और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो ये होगा ना थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर, अगर ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा इनसे तो। सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो बस जब, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब ऐसे ऐसी चीजों को कंपेयर करना तो बाकी चीजों से बचना, जब बाकी चीजों से बचने का मतलब आप चीलेट से बचना, रेजोनेंस से बचना, क्योंकि जब कंपेयर किसी एक फैक्टर पे करोगे तो बाकी चीजों को अवॉइड कर देना, वो सब चीजें नहीं आनी चाहिए। एग्जाम में भी आपसे ऐसा नहीं कि सब कुछ घुमा फिरा के पूछ लेगा आपसे कि सारा फैक्टर एक साथ आ गया कंफ्यूज हो, ऐसा नहीं होता, ठीक। बाकी ये लोग, ये मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से भी, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड अगर होगा तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट, पाई डोनर अगर होगा तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब पढ़ चुके हैं ना, HSAB में हमने पढ़ा है कि अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा तो कैसे मेटल के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएगा, वो जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा। हम लोगों ने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज भी देखी कि जो पाई डोनर होगा किसके साथ बनाएगा, वो मेनली हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। तो ये सब चीजें हम दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये लिगेंड में आ जाएगा सब कुछ। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। कल की क्लास जो होगी हमारी 8 PM पे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक, क्या पढ़ना है मैं बता देता हूं, काइनेटिक स्टेबिलिटी, और इसी काइनेटिक स्टेबिलिटी में हमें क्या पढ़ना होता है, काइनेटिकली लेवाइल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, काइनेटिकली लेवाइल क्या होता है, और काइनेटिकली इनर्ट क्या होता है, राइट। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं एग्जाम में, और कैसे बताएंगे कौन ज्यादा काइनेटिकली लेवाइल है, कौन कम काइनेटिकली लेवाइल है, राइट। कुल मिला के यहीं से शुरू हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, रिएक्शन इन स्क्वायर सॉरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कुल मिला के कल से हमारी क्लास हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे बताएंगे सीएफएससी का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट ना। कुछ नहीं बेटा, इतना इतना इनफ है, ठीक है। अगर आप इतना कर लोगे तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक। अभी आप पहले एक बार पढ़ो तो आपको खुद पता चलेगा आपको बुक पढ़ने की जरूरत है कि नहीं। एक बुक में नहीं मिलेगा इतना, राइट। और मैं सजेस्ट करूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके लिए बुक की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन मैं इतना सजेस्ट जरूर करूंगा कि कभी भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो एक बुक जरूर साथ में रखो, मतलब एक रेफरेंस बुक रखो। इसलिए रखो कि आपको किताब पढ़ने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो आपका जो माइंड है ना वो प्रॉपर तभी ज्यादा सोच पाएगा जब आप खुद से कुछ पढ़ोगे। तो रेफरेंस बुक इसलिए रखो कि आपको बुक पढ़ने की आदत रहे। कल को मान लो आपका एग्जाम हो गया, कल को आप कहीं फैकल्टी बन गए, अगर ऐसा करोगे तो आपको फिर बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आप पहले से आदत रहेगी तो आपको किताब जल्दी समझ में आएगी, नहीं तो फिर आपको बाद में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बुक्स पढ़ना चाहिए, लेकिन मल्टीपल किताब नहीं, सिर्फ एक स्टैंडर्ड बुक कोई भी रख लो रेफरेंस के लिए बस, ठीक है। और जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे मैं इतना पढ़ा दूंगा उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए रखो कि आपको किताब पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो कल हम लोग जो है मॉर्निंग वाली क्लास में क्या पढ़ेंगे, बायो इनऑर्गेनिक 8 AM पे, ठीक है, और 8 PM पे हम पढ़ेंगे इवनिंग वाली क्लास में ये, ठीक। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखो, कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। और कल मॉर्निंग वाली क्लास में हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कोएंजाइम B12 से वो पढ़ लेंगे, और साथ में कोबाल्ट क्यों है, आयरन क्यों नहीं है कोएंजाइम B12 में, राइट। पोरफायरिन क्यों है, सॉरी पोरफायरिन क्यों नहीं है, कोरिन क्यों है, ये हम लोग पढ़ लेंगे। एक्सियल लिगैंड का रोल क्या है, प्रोटीन का रोल क्या है, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ज्यादा क्यों नहीं है। जो बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं उनमें से हमें सिर्फ कोबाल्ट ही मिला, बाकी नेचर में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों नहीं है, वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुबह हम लोग 8 AM और शाम को 8 PM पे रिएक्शन मैकेनिज्म वाला ये पोर्शन, ठीक है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, अपना ध्यान रखो अच्छे से। गुड नाइट, टेक केयर। खुश रहो भैया, खुश रहो, खुश रहो। सब लोग अच्छे से ध्यान रखो, सुबह मिलते हैं, ठीक है।